बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चेंज के साथ मैं हूं हाफिज़ खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस मुल्क पाकिस्तान को कायम हुए 63 बरस बीत गए। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, उन लोगों में उलमा भी थे, उन लोगों में मशाइख भी थे, उन लोगों में बच्चे भी थे, उन लोगों में बूढ़े भी थे, उन लोगों में स्टूडेंट्स भी थे। और जिस नज़रिए के तहत उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और जो ख्वाब हज़रत इकबाल ने देखा था कि ये पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, तो आज सोचने की बात है कि जिस पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गईं, क्या मौजूदा पाकिस्तान ऐसा है या नहीं है। आज इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब काजी फैजुल इस्लाम साहिब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कमर सलीम साहिब। आप मुआशी तज्ज़िया निगार हैं और कालम निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप दोनों हबाब को खुश आमदीद आज के इस प्रोग्राम में। आज के हम प्रोग्राम का आगाज़ जनाब काजी फैजुल इस्लाम साहब से करेंगे और मेरा आपसे पहला काजी साहब सवाल ये है कि जमहूरियत जो एक नाम चलता है, आज जमहूरियत की तारीफ क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुर्रम साहब मैं मुबारकबाद देता हूँ ITV को कि उन्होंने एक इतने अच्छे मौजू के ऊपर एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। आपके सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जिसका हर चीज़ अवाम के गिर्द घूमती है और अवाम अपने में से मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे हैं उनको कंट्रोल करने का और उनका एहतसाब करने का भी पूरा इख्तियार रखते हैं। इसको जमहूरियत कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो तारीफ आपने की जी, आज जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, क्या आज भी जमहूरियत की तारीफ यही है या जमहूरियत अपना यही काम कर रही है। आज जमहूरियत की जो तारीफ चल रही है, जो प्रिवेलिंग सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसका मरकज़ो महवर पाकिस्तान का वो 2% तबका है जिसने 65 सालों से इस मुल्क की तकदीर पर, इस अवाम की तकदीर पर एक ग्रिप कायम कर रखी है और ये उस 2% तबके को ही पार्लियामेंट में जाने का मौका फराहम करता है। और मौजूदा निज़ाम अपने इस इंतहा को पहुंच चुका है कि 98% जो तबका है, जो मुल्क का मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम हो चुका है। बेशक बच्चों से उनसे उनकी खुशियां छीन ली गई हैं, उनके लड़कपन का जो एहसास है उनसे वो छीन चुका है। इस मुल्क में खुदकुशियों का एक तसलसल है, बुनियादी ज़रूरियात से अवाम महरूम हो चुके हैं, बेरोजगारी आम है, यहाँ धमाके हैं, लाकानूनीयत है और यहाँ अवाम के हकूक नाम की चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती। ये निज़ाम इस नैच को पहुंच चुका है। काजी साहब, आपकी बात ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन सोचने की बात यह है कि चेंज कब आएगा। क्या ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी। पिछले 63 बरस तो गुजर गए, ये सूरत हाल चलती आ रही है। जो तारीफ आपने जमहूरियत की वो सिर्फ तारीफ की हद तक महदूद है। जी जी, यहाँ मुझे मुल्क पाकिस्तान में जमहूरियत नजर नहीं आ रही। मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि 63 बरस बीत गए, अब आगे क्या बनेगा। लोग चेंज के लिए निकलेंगे या जिस तरह खुदकुश हमले हो रहे हैं, बदअमनी है, महंगाई है, करप्शन है, लूट मार है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी महकमे में चले जाएं, रिश्वत का बाजार गर्म है, तो जिस तरह 63 बरस गुजर गए, अब नेक्स्ट भी ये सारे मामला ऐसे रहेंगे या कुछ चेंज की कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको। मेरा ख्याल है उम्मीद की किरण तो जरूर मौजूद है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अवाम इन तमाम चीज़ों के से बहुत ज़्यादा तंग है, लेकिन उनको कोई रे ऑफ होप नज़र नहीं आ रही। यानी इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवाम को इतने धोखे दिए और तसलसल के साथ धोखे दिए कि अवाम का एतमाद शटर हो चुका है। अब मैं आपको बात बताऊं कि कुछ लोग चेंज के नाम पर, तब्दीली के नाम पर, फिर इसी सिस्टम के तहत, इसी मौजूदा फुरसुदा इस्तेसाली और चंद खानदानों को पार्लियामेंट में पहुंचाने वाले निजाम के तहत ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अवाम को यह बावर करा रहे हैं कि हम चेंज लाने जाएंगे। अब
अब मैं थोड़ी सी उनकी चेंज की थोड़ी सी बात यूं करूंगा कि पाकिस्तान का ये जो कल्चर है, ये विनिंग हॉर्सेस का कल्चर है। वो विनिंग हॉर्सेस उस पार्टी में चले जाएं तो वो पार्टी कामयाब, दूसरी पार्टी में चले जाएं तो वो पार्टी कामयाब। उनका एक बहुत बड़ा किरदार है इस सिस्टम के अंदर। तो चेंज के नाम पर जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने तो वो सारे विनिंग हॉर्सेस या इस इंतखाबी निजाम का सारा कचरा अपनी पार्टी में जमा कर लिया है। तो वो कैसे तब्दीली ला सकेंगे? कि तब्दीली, जेन्युइन तब्दीली उस वक्त आएगी जब इस मौजूदा इंतखाबी निजाम के खिलाफ शद्दोमत के साथ न सिर्फ बात होगी बल्कि एक अमली जदोजहद भी शुरू होगी। और मैं समझता हूं कि ये तहरीक मिनहाजुल कुरान एक रे ऑफ होप के तौर पर अवाम के सामने एक ऑप्शन के तौर पर सामने आ रही है। अब सारी पार्टियां इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ एक मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक है जो इस सिस्टम के खिलाफ बात कर रही है। कोई दूसरा तबका इस वक्त इस आवाज में आवाज मिलाने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बड़े ही मुअस्सर अंदाज के साथ इस सिस्टम की तमाम तर खराबियां वो अवाम के सामने ला चुके हैं और 23 दिसंबर को वो मुल्क में तशरीफ ला रहे हैं। और उनकी तशरीफ आवरी पर जब ये सारे इस निजाम की बाकी जो जुजियात है वो भी खुलकर सामने आ जाएंगी और एक बहुत बड़ी मूव शुरू होगी। और जब वो मूव शुरू होगी तो फिर अवाम उसमें शामिल हो जाएंगे। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, उनके कहने का मकसद ये है कि जो मौजूदा निजाम है इसमें से चेहरों को मत बदलें जी, निजाम को बदलें। यानी आपने जो अभी बात की है इसका लुबे लुबाब ये बनता है कि वो भी जो चेंज उन्होंने ये शुरू किया जो प्रोग्राम, उसका भी मकसद ये है कि निजाम को बदला जाए, ना कि हर साल वही चेहरे। जिस तरह आप पार्टियों की बात कर रहे हैं कि विनिंग हासिस दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ठीक है जी। अब पहली पार्टी में वो लोग थे तो उधर चेंज नहीं आ सका, अब वही लोग दूसरी पार्टी में जाकर चेंज किस तरह ला सकते हैं? जी बिल्कुल सही। और एक फिक्रे का इजाफा करूंगा कि इस निजाम के तहत आप 50 इलेक्शन करवा लें, 100 इलेक्शन करा लें, इस इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी उसके माथे पर एक बड़ा मोटा नाम लिखा होगा, वो मायूसी होगा और आवाम मायूस होगी। और ये सिस्टम मायूसी के सिवा कुछ नहीं दे सकेगा और ये ज्यादा खतरनाक होगा। कमर सलीम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आप मुआशी तज्जिया निगार भी हैं, आप कालम निगार भी हैं, कि इस वक्त मुल्क में जो करप्शन है वो बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। हर शोबे में करप्शन है। आप जहां चले जाएं, आप जिस महकमे में चले जाएं, करप्शन ही करप्शन है। करप्शन की क्या सूरत हाल है? कौमी इदारे क्या कर रहे हैं या उनको क्या करना चाहिए? इस करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ी और इस महंगाई की वजह से जो अमीर हैं वो तो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और जो गरीब हैं उनको पता ही नहीं कि ये कंट्रोल कैसे की जाएगी, तो वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। अब कौमी इदारों को क्या करना चाहिए, या वो इस सूरत हाल पे काबू पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे दावत दी। आपके सवाल पर आने से पहले मैं जो काजी साहब ने जो बड़ी खूबसूरत और फ़िक्री गुफ्तगू की उस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। काजी साहब ने कहा कि अवाम से बुनियादी हकूक़ छीन लिए गए हैं। अब बुनियादी हकूक़, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता हफ्ते ईवान बाला में सेनेट में फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी के जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी साहब, ये खिताब फरमा रहे थे और इन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि साल 2007 और 8 माली साल 2008 में वर्ल्ड बैंक और UNDP ने जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना एक सर्वे किया और उनके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 17.2% जो अफराद हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद जो मौजूदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्वे के तहत जो कौमी ग़िज़ाई सर्वे हुआ, उसमें ये जो नताइज है वो बड़े हैरानकुन थे, इंतहाई हैरानकुन नताइज। उसमें ये मेंशन किया गया, ये वफाकी वज़ीर साहब ने ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क के तकरीबन 60% अफराद ऐसे हैं जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही। यहाँ से मुझे एक सवाल याद आ गया, मैं यहीं कर लेता हूँ आपसे। ये जो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक नाम चल रहा है या लोगों को सपोर्ट की जा रही है इस नाम पे? जी, इस पे मैं आपको एक मुआशी तज्जिया दूंगा, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। अच्छा, इस सर्वे में एक और बात ऐड की गई कि मुल्क के 30% आवाम ऐसे हैं जो कि इंतहाई
इंतहाई पसमानदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात में से वो 24 घंटे में एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ आपके नाजरीन को मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गरीब का शुमार ऐसे अफराद में किया जाता है जिनकी योमिया आमदनी $1.25 यानी कि पाकिस्तानी कमोबेश 120 रुपये और या उनकी जो खुराक है उसमें 2250 कैलोरी से वो कम इनटेक कर रहे हैं, तो उनको गरीब में शुमार किया जाता है। अब आप ये देखें, मुझे नहीं समझ लगती कि जो लोग जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, वो जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनको जो मतलब कि अपने बच्चों की खुराक पूरी नहीं कर रही, मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका, वो चेंज कैसे ला सकता है? उसको तो मतलब कि वो मुकम्मल तौर पर अपने जो हालात में जकड़े हुए लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जिसके घर 5-6 बच्चे हों और घर खाने के लिए रोटी ना हो, वो रोटी का सोचेगा या चेंज का सोचेगा? वो किस तरह बाहर सड़क पे आएगा और वो अपने बच्चों की रोटी पूरा करे या वो जाके मुजाहरों में शामिल हो, चेंज की बात करे? वो क्या करेगा? अच्छा, आपने बात बहुत अच्छी की। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, दूसरी आपने जो पहले मुझसे क्वेश्चन किया था वो था करप्शन के बारे में। देखिए, काजी साहब ने तो बहुत ही खूबसूरत बात की, बड़ी फिक्री गुफ्तगू की। इन्होंने फरमाया कि एक मुल्क का जो 2% तबका है वो हम पर हुक्मरानी कर रहा है और ये एक जैसे ही चेहरे हैं जो कभी इधर से उधर एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचते हैं, ठीक है, आलमगीरियत के नाम पर जो हमारे बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, ये उनकी कठपुतलियां जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। मैं इस पर भी गुफ्तगू करना चाहूँगा और इस पर मैं एक आपको रिपोर्ट पेश करूँगा बाकायदा तौर पर। लेकिन हाँ, ये करप्शन करते हैं। अब दास्तान करप्शन की अगर बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसको आदिल गिलानी साहब हेड करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो दौर है मौजूदा हुकूमत का तवील तरीन जमहूरी दौर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इतनी लंबी जमहूरियत हमें नहीं मिली और इससे अच्छे हमें समराद भी नहीं मिले होंगे। इस मज़कूरा रिपोर्ट में जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इसमें कहा गया कि इस दौरे हुकूमत में 8,500 अरब रुपए की करप्शन हुई। अब ये अमाउंट, अब इस बहुत बड़ी करप्शन अमाउंट है और इसमें यह भी मेंशन किया गया कि ये असल में करप्शन इससे बहुत ज्यादा है। असल में करप्शन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये वो है जो कागजी कार्रवाई में आई गई है। अब इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारे जो कौमी इदारे, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कौमी इदारे क्या कर रहे हैं। अब सियासी तकर्रियाँ होंगी तो कौमी इदारों ने क्या खा करना है। अब हमारी जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि जो स्टील मिल है PSO PIA, ये सालाना 150 से 300 अरब रुपए खा रहे हैं। अब इन कौमी इदारों का काम प्रॉफिट है, कौमी खजाने में अपना कंट्रीब्यूट करना है, वहाँ पर रकम जमा करवानी है, उसको इन्हांस करना है, ना कि ये उसका एहतसाल कर रहे हैं और उस पर बोझ बने हुए हैं। ये मुनाफा बख्शदारों का हमारे ये हाल है और ये करप्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से PIA का भी हाल आप देख सकते हैं, जो उसका हाल हो रहा है, कितना लोगों को जलील किया जा रहा है। और फिर लोग हर रोज टीवी पे इंटरव्यू चल रहे हैं लोगों के कि इतना बड़ा इदारा, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इदारा है PIA, कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। अगर चलें कोई प्राइवेट इदारे के जो जहाज हैं वो काम ना करें तो कोई और बात है, लेकिन एक इंटरनेशनल इदारा होकर तो अगर इस तरह वो करे तो बाहर के जो कंट्री है, जो दूसरे ममालिक हैं, वो हमें क्या कहेंगे? सर, हाफिज खुर्रम शहजाद साहब इस बात पर भी आते हैं, लेकिन इस देखिए हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा बहुत मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर आइन है, मौजूद है, लेकिन उसकी धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती हैं वो मैं एक मिनट अगर आप मुझे मौका दें। वो आइन जो है मेरे ख्याल से वो आइन गरीबों के लिए नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर गरीबों के लिए नहीं है, वो तो अमीरों के लिए है। मैं पहली बात मैंने शुरू में भी की थी, अमीरों की सुनवाई है इस निज़ाम में, ये जो इस पाकिस्तान में इस निज़ाम में गरीबों की सुनवाई नहीं है। हाँ, अब देखिए करप्शन को कंट्रोल करने के लिए FBR और NAB तो मौजूद है ना, बिल्कुल हैं। अब इसी रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि NAB ने करप्ट लोगों का उनकी अकाउंटेबिलिटी करने की बजाय उनका साथ दिया। FBR ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उनको तरीके बताए कि भैया ऐसे करप्शन करो। अब ये देखें, अब ये हुकूमत जा रही है, अब ये जाने से पहले क्या कर रही है, ये जाने से पहले टैक्स एम्यूनिटी स्कीम लेकर आएगी जिससे आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना सकते हैं। और आप ये देखिए कि जुमला सियासी जमातें, जिस तरह काजी साहब ने कहा कि अंदर से तो सारे एक ही है ना, एक ही तबका है ना ये जो हमें रूल कर रहा है। जी जी। अब ये सारे के सारे इस टैक्स एम्यूनिटी स्कीम पर इनकी जो खामोशी है
वो इस बात की दलील है कि ये नहीं चाहते कि कोई चेंज आए और अपनी ये ब्लैक मनी को जाते जाते वाइट मनी कर लेंगे और आने वाले वक्त में एक और मालियाती एनआरओ करके एक और बहरान छोड़ जाएंगे। नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी करप्शन के हवाले से कमर सलीम साहब से, और अब मैं एक बड़ा अहम क्वेश्चन काजी फैजुल इस्लाम साहब, आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान से, आपसे ये सवाल करूंगा कि आपने 2 इलेक्शन इस मौजूदा निज़ाम के तहत 2 इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, बिल्कुल, जो कि बुरी तरह नाकाम हुए, और आज आप इसी निज़ाम को बुरा कह रहे हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि आप उसमें कामयाब नहीं हो सके? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। इससे पहले मैं मोहतरम कमर सलीम साहब ने आदादो शुमार के साथ बड़ा गहरा एनालिसिस किया और इस मुल्क में जो करप्शन की कहानी है उसके कुछ हिस्सों से उन्होंने पर्दा उठाया, और इस पे इनको मुबारकबाद है कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है तो मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि हर कायद का एक विजन होता है। बिल्कुल। तो आपको मैं आज से 23 साल पीछे ले जाऊंगा। 23 साल पहले जब पाकिस्तान अवामी तहरीक को लॉन्च किया गया और 25 मई 1989 को मोची दरवाज़ा में अवाम के जम्मे गफीर के सामने जब पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने इस सियासी जमात की बुनियाद रखी, तो उन्होंने अपने उस तासीसी खिताब के अंदर कैटेगोरिकली एक चीज़ फरमा दी थी, और आज भी वो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उन्होंने फरमाया था कि इस मौजूदा जो इंतखाबी निज़ाम है इसके तहत हम सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स करेंगे, और इसकी तमाम तर खराबियों को उन्होंने उस वक़्त भी शद्दोमद के साथ बयान किया था कि ये विनिंग हॉर्सेस का कल्चर है, ये ख़ास तबके को प्रमोट करता है। ये बात करके उन्होंने फिर एक कौम को एक ऑप्शन दी थी और अपने आप को लाए थे कि 2 अटेम्प्ट्स करूँगा, और इन 2 अटेम्प्ट्स के बाद अगर हमने इस रास्ते को अपनी मंजिल जो कि इनकलाब की मंजिल है और उसके लिए फिजिबल ना पाया तो हम अपने इस रास्ते को बदल लेंगे। तो पहले तो आपकी इस सवाल का जवाब में यह है कि डॉक्टर साहब का इस पे बिल्कुल क्लियर विजन था, और हमने पहला इलेक्शन 1990 में लड़ा, बिल्कुल, और उसके अंदर जो करप्शन हुई, जो धांधली इतनी हुई, जिसको आज 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि वो इतनी तारीखी धांधली हुई थी। मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक कटिंग लेके आया हूं जो 22 साल पुरानी कटिंग है, और इस असगर खान केस का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल बाद इस धांधली से पर्दा उठाया और उस पर मोहर तस्दीक सब्त की, और इसके बाद आने वाले इलेक्शन भी रिगिंग हुई, और वो रिगिंग भी कौम के सामने वक्त के साथ आती जाएगी। तो मैं अपनी क़यादत का विजन हमारे नाज़रीन को दिखाएं। मैं अपनी क़यादत का विजन आपको बताता हूं कि ये मेरे पास इस वक्त कटिंग है। एक तो वो कटिंग है जो डॉक्टर साहब ने कौमी असम्बली के जो इलेक्शन हुए उस धांधली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूं कि मेरे कायद का जो विजन है, उन्होंने 14 सितंबर 1990 को 24 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, और ये कटिंग जो मैं दिखाने जा रहा हूं इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन से पहले की है डॉक्टर साहब ने। ये 14 सितंबर 1990 को, मैं चाहता हूं कि आप इसको कैमरा क्लोज करके दिखाएं इसको कि ये 14 सितंबर 1990 की कटिंग है। जी। और इसमें डॉक्टर साहब ने जो ये छपा है उसमें ये लिखा है कि IJI अपने उम्मीदवारों के जरिए 88 करोड़ रुपया तकसीम कर रही है, और इसमें यह भी है कि 30 सितंबर तक 5 लाख प्लाट भी तकसीम करेंगे और पटवारी तक इंतखाबी मुहिम में लगे होंगे। ये डॉक्टर साहब ने 1990 के इलेक्शन से एक महीना पहले ये बात की, उन्होंने ये कहा था कि 42 साल तारीख में इतनी करप्शन की इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिली। नाज़रीन को ये मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये नवाए वक्त अखबार है, इसकी सफ़ा 3 पे ये खबर लगी है, और ये 14 सितंबर 1990 की कटिंग है। और इसके बाद जब डॉक्टर साहब जब इलेक्शन हो गए, उसके नतायज रिगिंग के आ गए, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये उसकी कटिंग है। तो उसके बाद भी जितने इलेक्शन हुए उसमें किसी ना किसी शक्ल में धांधली का उनसर मौजूद था, और वो धांधलियां बेनकाब हो जाएंगी कौम के सामने, जिस तरह ये हुई है वो भी हो जाएंगे। अब आपका जो सवाल था कि हमें ये चूंकि सूट नहीं करता, बात ये नहीं है। इस मुल्क का ये जो मौजूदा निजाम है, इस निजाम में अदारों को दीमक ज़दा कर दिया है।
मुल्क को कौम के कर्जों के जाल में जकड़ दिया और खरबों रुपए का कर्जा है। और हर पाकिस्तानी कितना मकरूज है, मैं वो कमर सलीम साहब को कहूंगा कि वो फिगर जरूर बताएं नाजरीन को। तो हुक्मरानों ने करप्शन का कल्चर बना दिया और पाकिस्तान की एक सियासी जमात के वजीर आजम ने यह तारीखी एक एक्सेप्ट किया था इसको, एक निजी महफिल में उन्होंने कहा था कि जनाब करप्शन तो हमारा कल्चर बन चुका है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हाल है हमारे मुल्क के उन अवामी नुमाइंदों का जो इस करप्शन ज़दा निजाम की पैदावार है। जिस मुल्क के हुक्मरान ये स्टेटमेंट दें कि करप्शन हमारा कल्चर बन चुका है, मुल्क को कैसे तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही आप पढ़ेंगे। तो मौजूदा निजाम जो है ये इशराफिया के उस 2% तबके को इक्तदार की छत पर पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है। और उस सीढ़ी के करीब मतवसत और गरीब तबके का वो नौजवान जिसको उसके वालिदैन ने पेट काट कर पढ़ाया है, उसने डॉक्टरेट की है, उसने एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो मुहिब्बे वतन भी है, बाकिरदार भी है, वो अहल भी है, लेकिन ये इस निजाम की जो सीढ़ी है उसके करीब वो फटक भी नहीं सकता। तो बात यह है कि इस जो मौजूदा निजाम है इसमें अवाम की तो शिरकत ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन डे के दिन उनको गाड़ियों में बिठाकर एक रस्म की अदायगी के लिए लिया जाता है। तो हमारी पाकिस्तान अवामी तहरीक बजाय इसके कि आप एक गाड़ी आपकी जा रही है, आगे एक बैरियर आ गया, दीवार आ गई है, कोई पहाड़ आ गया, और आप जिद करें कि नहीं मैंने गाड़ी को आगे ही ले जाना है, ये पहाड़ को मैं पीछे करूंगा, तो दानिशमंदी का तकाजा यह है कि आप उस गाड़ी को थोड़ा रिवर्स करके दूसरे रास्ते से आपने मंजिल पर पहुंचना है। तो हमने मंजिल पर पहुंचने के लिए इस इलेक्शन की तमाम इसको बड़े मैग्नीफाई करके हमने देख लिया है और इसकी सारी खराबियां हमें नजर आ गई। और हम चाहते हैं कि इस वक्त कौम इलेक्शन की तरफ हर कोई जा रहा है, तो इलेक्शन में जाने से पहले यह देखा जाए कि यह इलेक्शन मुल्क और कौम की तकदीर बदलेगा या मजीद तबाही के गड़े की तरफ ले जाएगा। तो हमने ये हमारे कायद का ये विजन है कि उन्होंने ये देख लिया और बजाय इसके कि इस रस्म को जारी रखने के बजाय उन्होंने पूरी कौम के सामने एक ऑप्शन रखी है और वो ऑप्शन इस मुल्क और कौम की तकदीर बदल देगी। ठीक है कमर सलीम साहब, बड़ा एक अहम सवाल मेरे जहन में आया कि आज के जो नौजवान हैं, जो इस कौम का मुस्तकबिल हैं, जो इस कौम का फ्यूचर हैं, नौजवानाने मिल्लत मुआशी और इक्तसादी तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, अदा कर भी सकते हैं या नहीं? नहीं, देखें नौजवानों का जो किरदार है हमारी मुआशी और इक्तसादी तरक्की में वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत का हामिल है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो काजी साहब की बात पे मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। काजी साहब ने जिस वजीर की बात की उस वजीर ने ये भी कहा था कि पंजाबी में कहा था वज़ीर आज़म की बात, हाँ उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर हमारी बारी है तो कौम ने हमें मैंडेट दिया तो हमें करने दें, सारे ही करते हैं भाई, तो इसमें हमें भी करने दें, क्या मसला है। यानी बड़ा उन्होंने खुल के ये मीडिया को कह दिया। बिल्कुल सिंपल। दूसरी बात ये कि काजी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि पटवारी तक करप्शन में लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा कि पटवारी की करप्शन के जो लिंक्ड ताने बाने हैं वो ईवान सदर और वजीर आजम हाउस तक जाके मिलते हैं। अच्छा, अब आते हैं आपकी बात की तरफ जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया कि नौजवानाने मिल्लत का क्या किरदार है। देखें, इल्म मेशियत के जो बानी हैं हज़रत इल्लामा इब्न खलदून रहमतुल्लाह अलैह, आपने आज से 700 साल कबल अपनी किताब अल-मुआश में लिखा कि जब कोई कौम इक्तसादी और मुआशी तरक्की हासिल कर लेती है तो वो इखलाकी तनज़्ज़ुली और बेहरा रवी का शिकार हो जाती है। और उनकी यही बेहरा रवी उनकी इक्तसादी और मुआशी जो तरक्की उन्होंने हासिल की हुई है उसको उसकी तनज़्ज़ुली का बाइस बनती है। लेकिन सतम ज़रीफ़ी देखिए हाफिज़ खुर्रम शहजाद साहब कि हमारी कौम इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन होने से पहले ही बेहरा रवी का शिकार हो चुकी है। ठीक है। अब आप ये देखिए दुनिया में आपको किसी भी मुल्क में, किसी एक मुल्क में भी इतने सस्ते फोन के पैकेजेस जो हैं नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, अब मैं यहाँ पर ये भी छोटी सी एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की 160 मुमालिक में 3G और 4G टेक्नोलॉजी राइज हो चुकी है, लेकिन हम अभी 2G टेक्नोलॉजी पर ही जी रहे हैं क्योंकि इसमें उनको कोई अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई सियासी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो सस्ते पैकेजेस है, अब जो नौजवानाने मिलत है, ठीक है, वो सारी रात अपने काम में और वो फ़ोनों पर बिजी हैं, उनको एक
प्री प्लान तरीके के साथ इस बेराह रवी की डगर पर चलाया हुआ है और वो चल रहे हैं। और वो चल रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ लगती, आप भी नौजवान है, मेरा भी शुमार नौजवानों में होता है। अब अगर हम लोग ही इसी राह पर चलते रहेंगे, इसी डगर पर चलते रहेंगे, तो हम क्या किरदार अदा करेंगे। और काजी साहब ने बताया, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि किस शोबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कुर्बानी नहीं दी। बिल्कुल, हम उन कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं, हम बेराह रवी की डगर पर चल रहे हैं। और मैं इस फोरम पर यह बात मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने और काजी साहब ने जो बेदारी शौर की मुहिम एक चलाई है, इस वक्त यकीन करें कौम को इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त कौम को बेदारी की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर, इस अंदाज से बेहतर जो आप काम कर रहे हैं, कोई और जमात, कोई दीनी, मजहबी, सियासी, कोई NGO, कोई भी नहीं कर रही। तो मैं इस पे आपको क्रेडिट देता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ड्रोन हमले भी होते हैं पाकिस्तान में, बदअमनी भी है, लूट खसूट भी है, करप्शन भी है, कत्ल गारत भी है। डेली अखबार उठाएं तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान में कत्ल ही हो गए हैं। इतना कुछ होने के बाद, इतनी जुल्म की चक्की में पिसने के बाद, क्या ये पाकिस्तानी कौम चेंज का सोचेगी या इस तरफ आएगी? बिल्कुल सोचेगी जी। मैं मोहतरम कमर साहब की बात को थोड़ा आगे चलाऊंगा। और इन्होंने नौजवानों की बात की, तो कौम को, बल्कि मैं माजरत के साथ, इस अवाम को कौम बनाने के लिए, अवाम को कौम बनाने के लिए कमर साहब ने जैसा कहा कि इस मुल्क के नौजवान तबके को मुतहरिक होना होगा, स्टूडेंट्स को मुतहरिक होना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा। और अवाम को ये बात बताना होगा कि इस मुल्क में इंतखाबात जो होते हैं उसमें 60% लोग तो वोट डालने जाते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। 60% लोगों का अदम एतमाद है इस सिस्टम पे, अदम एतमाद है तो नहीं जाते ना। और जो 40% लोग जो टर्न आउट जो पिछले इलेक्शंस का है, जो जाते हैं, उसके जाने की कुछ वजूहात हैं। उनको फैसिलिटेट किया जाता है, किसी न किसी सियासी पार्टी की गाड़ी उनके घर के बाहर आ जाती है, कोई उनका ताल्लुक वाला बंदा बीच में डालते हैं, और इलेक्शन डे को जो एक मेला बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है, वो थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा करता है। वो किसी काज के लिए बाहर नहीं निकलता वोटर, वो एक अपने ताल्लुकदारी निभाने के लिए, बरादरी आ गई, फलां आ गया, इसलिए बाहर निकलता है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि वो बंदा जो वोट देने जाता है उसको ये नहीं पता कि इस वोट मैं जा किस लिए, ताकत कितनी है, ताकत जी बिल्कुल। और वो अपना वो वोट भुगताने के लिए चला जाता है, और उसको ये शऊर ही नहीं है कि मंशूर की सियासत तो कब की इस मुल्क से जा चुकी, मंशूर की सियासत नहीं है। और फिर इस चीज का भी चेक नहीं है कि एक MNA जो है उसका इलेक्शन लड़ने से पहले क्या स्टेटस था और इक्तदार में आने के बाद उसका स्टेटस बन गया है। ना ये अवाम देखते हैं और ना यहाँ पे कोई अदारा है जो इस तरह को वाच करने के बाद उस पर गिरफ्त भी करे। और फिर MNAs जो MPAs होते हैं उनके पास वो पूरे हल्के की तकदीर का मालिक है, और जो असल काम है उसका कानून साजी तो वो करते नहीं है। और पार्लियामेंट ने जो जितनी भी कानून साजी की है वो उस एलीट क्लास के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनकी मराहत में इजाफे के लिए है। जो अवामी मसाइल के हल के लिए मुझे बताएं कि किसी पार्लियामेंट ने क्या कानून साजी की है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस पूरे मुल्क में इस ज़्यादा चर्चा जो है वो करप्शन का है। जी हाँ, क्या सूरत हाल है इस मुल्क में इस वक्त करप्शन की, और कौमी इदारे क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? नहीं, कौमी इदारे तो मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ ना कि साथ दे रहे हैं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ उनका रास्ता मुतय्यन कर रहे हैं कि बाबा करप्शन ऐसे की जाती है। देखिए, जहाँ अभी काजी साहब बयान कर रहे थे कि हमारे यहाँ मंशूर की सियासत दफन हो चुकी है, मंशूर की सियासत है ही नहीं। अब बात कर रहे हैं करप्शन की, तो अभी आज से 2 रोज़ कबल हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन का मामला जो है ये मीडिया में आया। बिल्कुल आया। अब ये देखिए, इसमें डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से इसके तहकीकी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। आप फरमाते हैं कि इस लैब ने जो हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन तैयार की थी वो 70 रुपये में सार्फिन को मिल सकती थी, लेकिन ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की, लेकिन
कुछ सियासी मुदाखलत और ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत की वजह से हम आज भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो सार्फिन हैं, जो मरीज़ हैं, उन तक 8 या 900 रुपये में मिल रही है। एक तो ये हालिया करप्शन का केस, और दूसरा मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी और दिल कुड़ भी रहा था, रोना भी आ रहा था, मातम करने को भी जी चाह रहा था कि आपने देखा कि हाल ही में जो ओगरा को CNG की कीमतें वापस लेनी पड़ी हैं। अब 25 से इन्होंने 92 रुपये तक कीमतें ले गए थे। अब जो ओगरा के चेयरमैन हैं जनाब सईद अहमद खान साहब, उनसे पूछा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट में कि आपने कीमतें क्यों बढ़ाई, बड़ा ही मुज़क्का खेज़ जवाब दिया उन्होंने। फरमाते हैं कि ये जी डॉलर की फ्लक्चुएशन के साथ, डॉलर का बढ़ने के साथ। अब अल्लाह के बंदे, तुमसे कोई बंदा पूछे कि डॉलर का क्या ताल्लुक है CNG की कीमतों के साथ, CNG तो मुकामी पैदावार है, लोकल प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये देखें कानून मौजूद है, जो ओगरा का ऑर्डिनेंस 2000 है, उसके सेक्शन 8, 9, 21 और 43 में ये बात मौजूद है कि कीमतों पर जो नजरसानी है वो साल में 2 दफा हो सकती है, और यहाँ हफ्ते में 3 दफा होती है, 6 दफा, 3 दफा, 4 दफा होती है। अच्छा, और एक और बड़ी वहां पर अजीबोगरीब बात हुई, जो हमारे चेयरमैन है ओगरा के खान साहब, ये फरमाते हैं कि जी CNG सेक्टर के पास तो 8 या 9% गैस जाती है। वहां पर सेक्रेटरी भी मौजूद थे पेट्रोलियम के, उन्होंने कहा इनकी इंफॉर्मेशन गलत है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जिस बंदे की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटिंग अथॉरिटी का चेयरमैन है, उसने क्या रेगुलेट करना है जब उसको यही नहीं पता कि हमारे पास मतलब कि गैस आ कितनी रही है, हम CNG सेक्टर को दे कितनी रहे हैं। यहाँ हम काजी साहब को इसी बात में शामिल करेंगे। आपका भी तल्लक सहाफत से भी है, आपका काफ़ी तजर्बा भी है। ये जो CNG की कीमतें ऊपर नीचे डेली होती हैं, इस हवाले से कोई प्लान नहीं है हुकूमत का, या जो ओगरा वाले हैं उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, हर 2 दिन बाद कीमतें चेंज, हर 3 दिन बाद, यानी कि ये सारा तूफान, ये सारी टेंशन सिर्फ गरीबों के लिए है। खुरम साहब, बात यह है कि कमर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक समझती है कि इस वक्त मामला ये है कि अलामात डिस्कस करने का वक्त नहीं है जी, ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, असल मर्ज को पकड़ा जाए कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और उसको मैं एक जुमले में यूं कहूंगा कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम कसाई है। ठीक है, जो 18 करोड़ अवाम के हकूक को ज़िबा किए जा रहा है, और अवाम है कि ज़िबा हुए जा रहे हैं। अवाम के शऊर पे दस्तक देनी है कि उठो, तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। आप मौजूदा निज़ाम की बात कर रहे हैं जी, ये निज़ाम तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में चल रहा है जी, ठीक है, और वो तरक्की याफ्ता मुल्क जितने भी हैं वो इसके समरात से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आपके पड़ोस में भारत भी है, लेकिन वहां ये मुतालबा क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और उसका जवाब ये है कि जिन तरक्की याफ्ता ममालिक की आपने बात की है, वो जो इसके समरात समेट रहे हैं, वो एक इर्तकाई अमल से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, इनकी आप हिस्ट्री देखें, उन्होंने भी किसी ना किसी स्टेज पर अपनी आवाम की ज़हनी सतह के मुताबिक और अपने प्रॉब्लम्स के मुताबिक कोई ना कोई ऐसा सिस्टम या कोई ना कोई ऐसी बीच में ब्रेक लेकर अपनी जमहूरियत की गाड़ी को पटड़ी पे चढ़ाया होगा, और पटड़ी पे चढ़ के उसके बाद आज वो इतने अरसे बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो उसके समरात इंजॉय कर रहे हैं। जहां तक बात इंडिया की है, इंडिया में एक मार्शल नहीं लगा जी, इसलिए वहां ये सिस्टम, वहां भी खराबियां मौजूद हैं, लेकिन खराबियों के साथ साथ वहां अदारे मजबूत हैं। हमारे अंदर अदारे खोखले हो चुके हैं, अदारे दीमक ज़दा हो चुके हैं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट एक अदारे के तौर पर उभर के सामने आया जिसने एक बतौर अदारा अपनी शनाख्त और अपने वजूद का एहसास दिलाया है। ये एक खुशाइंद बात है। तो जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, और पाकिस्तान के अंदर भी जितने मार्शल लॉ लगे हैं वो जमहूरी अदवार में उन हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से हैं, और इसी सिस्टम की खराबियों की वजह से वो मार्शल लॉ है कि वो लोग डिलीवर नहीं कर पाए, वो अवाम के हकूक को, अवाम को हकूक नहीं दिला सके और अवाम के मसाइल हल नहीं कर सके। तो एक स्टेज ऐसी आई कि मार्शल लॉ है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि अवाम को कुर्बानी के बकरों की तरह ज़िबे नहीं होना। और ये जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो एक बात सिस्टम के खिलाफ की है, इस आवाज में अपनी आवाज को मिलाना होगा।
तो ये रोज की खुदकुशियां भी खत्म हो जाएंगी, ये उनके बच्चों के मसाइल भी हल हो जाएंगे, लाकानूनियत भी इस मुल्क से चले जाएगी, खुदकुशियों का तसलसल भी खत्म होगा और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का अफरीत है जो रोजाना कई जिंदगी को चाट जाता है, उस अफरीत को भी काबू कर लिया जाएगा। तो ये सारा मैं असल मर्ज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूं कि सिम्टम्स पर बड़ी बातें होती हैं। पूरे पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स, पाकिस्तान का सारा मीडिया, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स इन सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। असल रूट काज को डिस्कस करने की तरफ उनको आना होगा और उनको अपना किरदार निभाना होगा। मीडिया को लीडर का रोल प्ले करना है और मीडिया अभी तक उस नेज पर नहीं आया जिस तक उसको जाना चाहिए। यानी आपने जो बात की, आपने हल ये दिया है मेरे ख्याल से कि जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने जो नारा दिया है चेंज का, अब लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर लोग इस चेंज को नहीं चाहते या नहीं निकलेंगे तो फिर ये पिछले 65 सालों की तरह आगे भी पिसते जाएंगे। अगर निकल आएंगे, इसका हल ये है अब इन लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर निकलेंगे तो इसी में इसकी भलाई है। बिल्कुल आपका यानी कि बात करने का मकसद ये था। ये मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाऊंगा। 23 दिसंबर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जी, और इसके अंदर अवाम को अपने शऊर की खिड़की खोलनी है। बिल्कुल। और बाहर देखना है, बाहर ताजा हवा भी है उनके लिए। ठीक है, बाहर देखें और इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और रोज कुड़ने से, रोज मरने से वो इसमें कंट्रीब्यूट करें और एक आईनी और जमहूरी तरीके से पुरअमन तौर पर एक जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी इस मुल्क में तब्दीली लाने जा रहे हैं उसके अंदर शरीक हों। उस अवाम की शिरकत होगी तो ये कामयाबी के साथ इम्कनार होगा। और इसमें एक और बात मैं कहूंगा कि आला अदलिया ने जो ये सिलसिला शुरू किया है, अपनी एहसास, अपना बेदारी का एहसास एक है और बतौर अदारा वो मजबूत हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखें CNG का मसला ये इस पार्लियामेंट को हल करना चाहिए था, इस पार्लियामेंट को हल करना चाहिए था, लेकिन इस पार्लियामेंट ने वो चीज जो इन्होंने कहा कि उससे कई गुना ज्यादा पर बेचकर अवाम का खून चूस रही है। तो अवाम को ये रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो पार्लियामेंट का काम। एक छोटा सवाल आपसे काजी साहब कि पार्लियामेंट अवाम का मुंतखब इदारा है जी, ठीक है जी, और जमहूरियत का कोई तस्वर इसके बगैर जी मुमकिन नहीं है। तो आप पार्लियामेंट को क्यों बुरा समझते हैं? पार्लियामेंट को बतौर अदारा बुरा नहीं समझते, पार्लियामेंट के अंदर जो उसके मकीन हैं। आपने पहले स्टार्ट में बात की थी चेहरे बदलने की, तो मैं चेहरे की बजाय क्लास बदलने की बात करूंगा। ठीक है, चेहरा तो इस तरह भी बदल जाता है कि पहले एक बाप था, उसका बेटा आ गया, पहले एक वजीर था, वो BA नहीं है तो उसकी औलाद आ गई, लेकिन साइकी पीछे वही है, बैकग्राउंड वही है। जमहूरियत हकीकी वो है जिसमें क्लास चेंज हो। 98% जो इस मुल्क का तबका है, जो इस मुल्क के अवाम है, उन अवाम के अंदर से अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और बाकिरदार अहल उन लोगों को मुल्क को कौम की बागडोर दी जाए जो इस मौजूदा सदी के जो चैलेंजेस हैं उनको जो मुल्क को दरपेश हैं, इस कौम को दरपेश हैं, उनको समझते हुए मुल्क को आगे ले जाएं और एशिया में एक मुआशी कुव्वत बनाएं। इस वक्त आप पाकिस्तान एशिया के अंदर एक मुआशी तौर पे बौना मुल्क है। बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ इकोनॉमिक जाइंट्स खड़े हैं, तो आप किस तरह सरवाइव करेंगे? ये क़यादत ये निजाम जो क़यादत देता है वो तो मुल्कों को हमको डबो देगी। यहीं से सवाल कमर सलीम साहब आपकी तरफ मैं ले आता हूं कि मुईशत पे उन्होंने बात लाई है। जी। इस वक्त आलमी ताकतों का मुआशी और इक्तसादी सूरत हाल में क्या किरदार है? मैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन काजी साहब ने जो बात उसी सवाल को थोड़ा ट्रांसलेट कर दें और फिर इसी सवाल पे आ जाए। हाँ, आलमी ताकतें हमारे साथ खेलती हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, ये जो सियासतदान है, जो मुराद याफ्ता तबका है, ये कठपुतली है और ये ज़मीर फरोश तबका उन्हीं के इशारों में चलता है। और जो हमारी मुआशी पॉलिसियाँ हैं, ये मैं एक रिपोर्ट के ज़रिए आप तश्तज़बाम करूँगा आज कि ये वाइट हाउस में तश्कील पाती हैं। ये पार्लियामेंट की जो काजी साहब बात कर रहे हैं, ये रबर स्टैंप है और कुछ भी नहीं है। ये गूंगे बहरे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप अगर उठा के देखें, इनका स्टैटिस्टिकल डाटा देखें, तो इनमें कई अफराद ऐसे हैं जो 5 साल में अपना लब खोलना, माइक को ऑन करने की जहमत भी नहीं करते। ये गूंगो बहरों की पार्लियामेंट है। ये मुआशी और इक्तसादी पॉलिसियां कहीं और तश्कील पाती हैं। लेकिन मैं काजी साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहूंगा। इन्होंने बात की कि अवाम जो है ये उठा के इनको बाहर फेंक दे। कैसे कर दे? मुझे ये बताएं, आपका थाना, आपकी कचहरी माजरत के साथ, और आपके जो दीगर जितने रियासती अदारे हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है,
ये एक पढ़े लिखे बंदे को, एक इंटेलेक्चुअल की बात की इन्होंने, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पीएचडी को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, मईशतदान को, साइंसदान को सपोर्ट करता है ये निज़ाम? बिल्कुल भी नहीं करता। अब देखिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग लूज कर रहे हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरा आज से कोई 2 हफ्ते पहले आर्टिकल आया था ब्रेन ड्रेन पे, उसमें आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मुल्क के तकरीबन 60 से 70 हज़ार डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, मैशियतदान जिन्होंने इस मुल्क को रूल करना था, वो मुस्तकिल बुनियादों पर इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी आपकी जो सवाल था कि जो आलमी ताकतें हैं वो क्या अपना किरदार अदा करती हैं। देखिए इस सवाल की खोज में मैंने एक किताब थी, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये जॉन पर्किंस ने लिखी थी, जो कि CIA का भी के लिए काम करता रहा है और अमेरिका का एक मईशतदान है, इक्तसादी माहिर है। ये कहता है कि सबसे पहले हम उन ममालिक का इंतखाब करते हैं जो कुदरती वसाइल से मालामाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उस मुल्क के चंद अफराद को, काजी साहब ने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा था 2%, उन चंद अफराद को नवाजा जाता है, खूब नवाजा जाता है, और मुल्क के जो एक बड़ी तादाद में तबका है उसको महरूम रखा जाता है। महरूम इस वजह से रखा जाता है कि इनका शऊर बेदार ना हो जाए। उस महरूम जो तबका है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इनकी जो मुआशी पॉलिसी हैं वो अपने हम वाइट हाउस में तश्कील देते हैं, जिसके नतीजे में मुल्क जो है वो इक्तसादी बहरानों में धंसता चला जाता है। इसके नतीजे में हम अपने आलमी इदारों के नाम पर इनको कर्ज फराहम करते हैं, और कर्ज देने के लिए फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक अपना फौजी अड्डा बनाने की पेशकश करते हैं। अगर ये कोई आंखें दिखाता है, ये बात उस बंदे ने मेंशन की कि अगर कोई हुक्मरान जिसको गैरत आ जाए या वो किसी प्रेशर में आ जाए या वो हमें आंखें दिखाने की कोशिश करे तो उसको असैसिनेट कर दिया जाता है। और जब यहाँ पर ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं आएगी पाकिस्तान में। अब दुनिया के अगर आप आलमी मंजरनामे को देखें तो आपको ये सारी फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी कि कैसे कैसे हो रहा है ये मुआशी इस्तेसाल हो रहा है। अब वो जो फिर उसके बाद फौजी अड्डा बनाया जाता है और पसे पर्दा दहशत गर्दी को सपोर्ट किया जाता है। ये दहशत गर्द कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, इसका शेखुल इस्लाम साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब जो वो फितरा ख्वारजीन की जो बुक आई थी उसमें बड़ी डिटेल से आ चुका है। अच्छा, अब हर बंदे को पता है कि ये दहशत गर्दी को कौन सपोर्ट कर रहा है। उसके नतीजे में ये अपनी NGOs और अपनी जो इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको उन्हीं ममालिक में ये तैनात करते हैं तमीर नो के नाम पर। तो ये सारी की सारी वसाइल की जंग है। इसके बाद चले, ये तो एक CIA के एजेंट की दास्तान थी ना। इसके बाद जो विकी लीक्स ने इनको तशतस बाम किया है, इनको मीडिया के सामने लिखा, वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है ना। वो सारे ये जाके उनसे मदद मांगते हैं, कहते हैं कि हमें बचा लो, हमें ISI ये कर रही है, हमें बचा लो, हमें आर्मी चीफ ये कर रहा है, हम अवाम में गैर मकबूल हो रहे हैं। फिर अमरीकी इदारे यहाँ पे सर्वे करते हैं, सर्वे करके कहते हैं नहीं जी नहीं, ये सियासी ताकत ऊपर जा रही है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे मेरी समझ जी आखिरी सवाल, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। ये मैं चाहूँगा कि मुख्तसर मगर जामे जवाब इसका दें ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या आज का निज़ाम इंतखाब इस्लामी तसव्वुर नुमाइंदगी के सरासर खिलाफ है या इसके हद? मैं अफसर आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन एक बात जो पीछे आपने पूछी थी उसको थोड़ा कनेक्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम है ना इंतखाबी, वो ऐसा ही है जिस तरह आपने बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें दी, तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमने बहुत सफ़र तय करना है। तो बात यह है कि हमने रखी हुई है कार और उसमें जहाज़ का इंजन फिट करना चाहते हैं और यहाँ हमारे मुल्क में डीजल अवेलेबल है, पेट्रोल नहीं है। मिसाल है समझाने के लिए जी कि हमारे मुल्क में डीजल है, पेट्रोल नहीं है, और हम इसरार कर रहे हैं कि हमें वो गाड़ी दी जाए जो पेट्रोल के इंजन के लिए बनी है। तो पेट्रोल के इंजन वाली गाड़ी में आप डीजल डालेंगे तो वो कैसे चलेगी? नुकसान ही होगा। तो हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उसके मुताबिक हमें वो चीज चाहिए। तो ये अभी बहुत ज्यादा इर्तिकाई सफर पड़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि आप जिन मुल्कों की मिसाल देते हैं, आज वहाँ आला अदलिया का अदारा इतना मजबूत है कि वो पार्लियामेंट के फैसलों को इनवैलिड करार दे सकता है। मैं उसको थोड़ी पूरी इस वक्त ग्लोब पे नाजरीन आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको थोड़ी इस हवाले से बात करना चाहता हूं कि कई मरतबा अमरीकी सदर और कांग्रेस के एक्स जो
अमरीकी पास हुए थे वो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिए हैं। और वहां आज तक अमरीकी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की उन जजमेंट के खिलाफ कुछ नहीं किया, आज तक वो कोई इकदाम नहीं कर सके। जर्मनी की जो फेडरल काउंसिल है और जुडिशियल काउंसिल है उसको पार्लियामेंट के ऊपर सुपरमेसी हासिल है। तो ये भी देखें वहां अदारे मजबूत होकर किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी फर्ज है कि वो आइन की रूह के खिलाफ, आईनी रूह के खिलाफ वो पार्लियामेंट जो कर रही है उसके खिलाफ ना सिर्फ आंख रखे बल्कि उनके फैसलों को रद्द करके आइन की तशरीह करे। तो जब तक हम इन चीजों पर नहीं आएंगे, डेनमार्क और नॉर्वे की अदलिया को पार्लियामेंट पर सुपरमेसी हासिल है, तो हम जब उन लोगों की जब बात करते हैं तो उनकी अच्छी चीजें हमें लेनी चाहिए। कमर साहब, मैं बिल्कुल जी क्लोजिंग के लिए बस एक जुमला मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बात करूं तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, लोगों के पास डिग्रियां थी, भूखे मर रहे थे। 1997 में एशियाई मार्केट दिवालिया हो गई। 2008 में एक बैनुल अक़वामी कंपनी लेहमैन ब्रदर दिवालिया हुई और आलमी मालियाती बहरान शुरू हो गया। ये सिलसिले चलते रहेंगे जब तक कि हमारे यहाँ पर सूद पर मबनी जो निज़ाम है उसका खात्मा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जो माशी और इक्तसादी निज़ाम है वो एक कंप्लीट कोड है। अगर उसको नाफिज किया जाए तो हम बहुत सारी जो मुआशी और इक्तसादी बुराइयां हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। फरम साहब, जिन ममालिक में, मैं थोड़ा सा इसमें सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका, जिन ममालिक में पार्लिमानी जमहूरियत की शक्ल कामयाबी के साथ चल रही है वहां कोई दस्तियों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन पार्लियामेंट में दस्ती नहीं बैठते जो नायल होकर दोबारा मुंतखब होकर जाते हैं। वहां जाली डिग्रियों के बैठने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां नायलों के बेटे अक्सरियत के साथ कामयाब नहीं होते। बाप नायल हो रहा है और उसका बेटा जनाब फिर जोरों शोर से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में वापस आ रहा है। तो पाकिस्तान में करप्शन पे आदाद शुमार की बात कर रहे थे तो एक अदद मैं भी गिनवा दूं कि पाकिस्तान का करप्शन में 117वां नंबर है और जितना नंबर ज्यादा होता है उतना करप्शन में वो मुल्क आगे होता है। तो आखिर में एक जुमला बोलूंगा कि मीर ने कहा था कि मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो इस मुल्क के अंदर अतार और उसका लौंडा दोनों ये निजाम है जिसने ऑक्टोपस की तरह इस कौम को और इसकी आवाम को जकड़ रखा है। इसके खिलाफ उठना होगा और शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का दस्तो बाजू बनना होगा। जी नाजरीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की आज गुफ्तगू सुनी। काजी फैजुल इस्लाम, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, आपके साथ कमर सलीम, वाशी तजिया निगार, कालम निगार। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम निकाल के दिया। नाजरीन, आज जो गुफ्तगू हुई उसका लुब्बे लुबाब जो मुझे समझ आया वो यही है कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने जो एक नारा दिया है बेदारी शऊर और चेंज का, अगर लोग इसे अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो मंजिल दूर नहीं कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब उस वक्त इकबाल ने देखा था वो पूरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब घरों से निकलना होगा, अब इनकलाब के लिए चलना होगा, इनकलाब के लिए निकलना होगा और अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके जो डॉक्टर साहब ने चेंज का नारा दिया है उस पर अमल करना होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।